Hello students, let's begin with our 10th chapter of business studies, that is financial markets. As in last chapter, that is financial management, we have covered all the activities related to procurement, utilization and distribution of funds. Now here in this chapter we'll cover that what are the financial markets, or financial market is mainly a place or a platform where there is एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज़. फंड्स का हम एक्सचेंज कर सकते हैं, दैट मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स टेक प्लेस. कि जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको बाय कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ को और हम सेल कर सकते हैं. सो द प्लेटफॉर्म दैट इज़ प्रोवाइडेड इज़ बाय फाइनेंशियल मार्केट्स. तो फाइनेंशियल मार्केट्स जो होते हैं दे आर मेनली अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स. तो सेवर कौन होते हैं, सेविंग्स कौन करते हैं, मेनली हाउस होल्ड जो होते हैं, दे आर दी हाउस होल्ड जो होते हैं वो मेनली सेविंग करते हैं. एंड इन्वेस्टर्स मीन्स कि इन्वेस्टमेंट किनको करनी होती है फंड्स की. लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, बिजनेस फर्म्स जो होते हैं दे हैव टू डू इन्वेस्टमेंट. तो फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स. दैट मीन्स कि जो पर्सन सेविंग कर रहे हैं तो उनकी सेविंग्स को कैसे मोबिलाइज किया जाए कि वो इफ़ेक्टिव चैनल्स में वो इन्वेस्टमेंट हो. सो सेवर से वो किसको ये फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं, इन्वेस्टर्स को. जो बिजनेस फर्म्स होते हैं वो मनी जो ये होता है रेस करते हैं एंड वो आगे इसको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिससे अच्छा रिटर्न मिलता है. तो फाइनेंशियल मार्केट का रोल क्या होता है कि दे हैव टू ट्रांसफ़र द मनी फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स सो दैट देयर इज़ मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड वो इफ़ेक्टिव चैनल्स में फंड्स इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्ट हो फंड्स ताकि अच्छे रिटर्न्स मिले. सो मेनली इनका मेन फाइनेंशियल मार्केट का रोल होता है कि ये एक चेन बनाते हैं मनी जहाँ पे सरप्लस फंड्स है जिनके पास, जो फंड्स को इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनसे फंड्स ट्रांसफ़र करके उनको फंड्स प्रोवाइड करते हैं जिनके पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स है या फंड्स स्कार्स हैं तो वो उनको फंड्स जनरेट करवा के देते हैं सो दैट दे कैन इन्वेस्ट दी फंड्स. सो हमारी कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन हो, हमारी इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्म हो ज़्यादा उतना ही बेनिफिट इकोनॉमी को अचीव होएगा. सो मेनली फाइनेंशियल मार्केट का मेन एलोकेटिव फंक्शन क्या होता है, it serves as a link between savers and investors for mobilization of funds. So there are two consequences when this function is performed well. अगर ये फाइनेंशियल मार्केट अपना एलोकेटिव फंक्शन जो है ये अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो इसके टू मेन कॉन्सिक्वेंसेस और टू अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो हमें डिराइव होंगे. फर्स्टली रेट ऑफ रिटर्न जो है, जो हमारे इन सेवर्स हैं, जो हाउस होल्ड्स हैं, उनके लिए रेट ऑफ रिटर्न जो होएगा, जो उन्होंने सेविंग्स की हुई है वो ज़्यादा होएगा. बिकॉज अगर वो उन सेविंग्स को अपने पास रख रहे हैं तो देयर विल बी नो रिटर्न फॉर दैट सेविंग्स. बट वो सेविंग्स को अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं आगे तो जो उनको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा तो दैट विल बी डेफिनेटली हायर बिकॉज वो प्रॉपरली मार्केट उनके लिए इस्टेब्लिश है जहाँ पे वो अपनी सेविंग्स को कहीं चैनलाइज कर सकते हैं, कहीं अच्छी जगह पे किसी को लेंड कर सकते हैं ताकि वो रेट ऑफ रिटर्न जनरेट करें. सेकेंड इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होएगा फाइनेंशियल मार्केट्स के एलोकेटिव फंक्शन का, एलोकेशन के फंक्शन का, दैट विल बी जहाँ पे स्कार्सिटी है रिसोर्सेज की, जिन रिसोर्सेज जहाँ पे जो फर्म्स है जिनको रिसोर्सेज की नीड है बट उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है तो वहाँ पे ये रिसोर्सेज एलोकेट हो जाएंगी ताकि वो उनको अच्छे से इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स जनरेट करें उन इन्वेस्टमेंट के थ्रू एंड उनके ऑपरेशंस जो है बिजनेस ऑपरेशंस है वो स्मूथली रन कर सकें. सो टू मेन कॉन्सिक्वेंसेज होंगे. फर्स्टली रेट ऑफ रिटर्न विल बी हायर फॉर दी हाउस होल्ड्स, फॉर दी सेविंग पार्टीज एंड स्कार्सिटी, जहाँ पे रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है वहाँ पे सरप्लस फंड्स जो हैं वो उनको स्कार्स रिसोर्सेज जहाँ पे है वहाँ पे सरप्लस फंड्स जनरेट कर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे सो दैट दे कैन कंटिन्यू विद देयर बिजनेस ऑपरेशंस ईजीली. सो मेनली देयर आर टू ऑल्टरनेटिव्स जो कि फाइनेंशियल मार्केट्स में जो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स का एक्सचेंज होता है, बाइंग एंड सेलिंग होती है, उसके लिए वी आर हैविंग टू ऑल्टरनेटिव्स दैट इज़ बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स. तो जो हमारे सेवर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में हमारे पास कौन सा लिंक है, बैंक्स का एंड फाइनेंशियल मार्केट्स का. इनके थ्रू जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी मोबिलाइजेशन होती है फंड्स की.
So we can say that firstly there are business firms. Now जो ये बिजनेस फॉर्म्स हैं ये अपनी जो इन्होंने सिक्योरिटीज़ वगैरह है, जो भी इन्होंने अपने इशू करने हैं, जो फंड्स इन्होंने जनरेट करने हैं, उसके लिए दे विल गो टू फाइनेंशियल मार्केट. जो अपनी सिक्योरिटीज़ है, जो शेयर्स वगैरह इन्होंने इशू करने हैं, वो ये कहाँ पे इशू करेंगे? फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट डजंट मीन कि कोई पर्टिकुलर प्लेस है, इट मीन्स कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारे फाइनेंशियल एसेट्स बाय होते हैं और सेल होते हैं. देन फाइनेंशियल मार्केट में मेनली जो ये फाइनेंशियल मार्केट में इन्होंने सिक्योरिटीज़ इशू की हैं, इनको बाय कौन कर सकता है? हाउस होल्ड्स और जिनके पास सरप्लस फंड्स हैं. तो ये जो सरप्लस फंड्स हैं ये अपने फंड्स नॉर्मली कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? बैंक्स में एज अ सेविंग्स. तो अब ये साइकिल किस वे में जनरेट करता है? बिजनेस फर्म्स जो होते हैं वो इधर फाइनेंशियल मार्केट से मनी रेज कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ इशू करके, और वो लोन ले सकते हैं बैंक से. सिमिलरली हाउस होल्ड्स के पास भी ऑप्शन होता है, इधर दे कैन सेव देयर मनी इन बैंक्स और दे कैन बाय सिक्योरिटीज फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट. सो दोनों ही वे में इधर दे आर रेफरिंग फाइनेंशियल मार्केट और दे आर रेफरिंग बैंक. दोनों क्या कर रहे हैं? जिनके पास सरप्लस फंड्स हैं उनसे जिनके पास स्कार्सिटी है उनको फंड्स जनरेट कर रहे हैं. सो बोथ बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट आर परफॉर्मिंग दी एलोकेशन फंक्शन, दैट इज ट्रांसफरिंग सरप्लस फंड्स टू फंड्स वेयर देयर आर स्कार्स फंड्स, और जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की नीड है, जिनको फंड्स की नीड है. सो ये ट्रांसफ़र करते हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स जो हैं वो इंश्योर करते हैं. सो नेक्स्ट थिंग इज देयर आर functions of financial markets. Some functions of financial market. First is mobilizing of savings and channeling them into productive avenues. That means कि जो सेविंग्स हैं, जो सेवर्स हैं, जिनके पास सरप्लस फंड्स हैं, वो उनसे फंड्स ट्रांसफ़र करके कहाँ पे दे देते हैं? जिनको उन फंड्स की नीड है, यहाँ जहाँ पे फंड्स की स्कार्सिटी है. लाइक जो बिजनेस फर्म्स हैं वहाँ पे उनको फंड्स की नीड होती है अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ और अपनी फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए, तो वो वहाँ पे फंड्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो इससे क्या होता है कि प्रोडक्टिव यूज़ में फंड्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं. इससे दोनों ही पार्टीज़ को जो रिटर्न है वो ज़्यादा मिलेगा. जिन्होंने अपनी सरप्लस फंड्स ट्रांसफ़र किए हैं और जिनको रिक्वायरमेंट थी फंड्स की, दोनों के लिए ही बेनिफिट होएगा इन दिस केस. देन इट फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी. नाउ हाउ इट फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी? Price mainly, as we have studied in economics, it mainly depends upon demand and supply forces. So अगर हम फाइनेंशियल एसेट्स की बात करें तो यहाँ पे सप्लायर्स कौन होते हैं? इनके हाउस होल्ड्स, जिनके पास सेविंग्स होती हैं. एंड इनके बायर्स कौन होते हैं? मेनली बिजनेस फर्म्स और जिनको सेविंग्स की रिक्वायरमेंट होती है. सो सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे डिपेंड करेगा कि प्राइस कितना होएगा एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी और फाइनेंशियल एसेट के लिए. तो वो हम कहाँ पे डिसाइड करते हैं? वी डिसाइड अंडर दिस मैकेनिज्म, दिस प्लेटफॉर्म, दैट इज़ फाइनेंशियल मार्केट. Then is it provides liquidity to financial assets. Liquidity to financial assets means कि financial assets जो हैं वो कैश में इनकैशेबिलिटी उनकी बढ़ जाए तो लिक्विडिटी कहाँ पे उनको प्रोवाइड की जाती है? दैट इज़ द रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि वो उनके लिए एक अवेलेबल मार्केट होता है फाइनेंशियल एसेट्स के लिए, जहाँ पे वो रेडली अवेलेबल होता है, जहाँ पे इजीली एसेट्स जो है वो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, उनकी इनकैशेबिलिटी हो सकती है. देन इज इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस. हाउ कैन इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन? बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिक्योरिटीज़ बाय और सेल हो सकती हैं. सो इंफॉर्मेशन जो भी हमें चाहिए वो हम फाइनेंशियल मार्केट से चेक कर सकते हैं. बोथ सेलर एंड बायर कैन मीट हेयर, दोज हु हैव सरप्लस फंड्स और दोज हु आर फेसिंग स्कार्सिटी. So it saves time, it saves effort, and in this terms it also helps in reducing the cost of transactions. So these were some of the functions of financial market. Now very important thing that we'll cover is types of financial markets. There are mainly two types of financial markets. First is money market and second type is capital market. First main category is money market and second category is capital market. And capital market के भी आगे सब categories होती है, that is primary market and secondary market.
So firstly, we'll cover money market. Now money market is mainly for short term funds. जो money market में हम अपने funds वगैरह जो भी raise करते हैं तो वो short term purposes के लिए होते हैं. That means उनकी जो maturity होती है, उनकी जो repayment होती है वो less than 1 year में होती है. So they are known as mainly short term investments. जो हमारी मनी मार्केट में जो हमारी फंड्स हम जो रेज करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स होती है, दे आर फॉर पीरियड ऑफ 1 year और लेस देन 1 year, एंड in this huge amount of investment is required. Huge amount of investment means कि जो हमें यहाँ पे investment मिलती है, जो यहाँ पे हमें जो हम funds generate करते हैं, they are of huge amount. That means कि ऐसा नहीं होता है कि हम छोटे amount की, जब हमें बहुत large investment की need होती है तो we'll prefer money market instruments. Secondly, इनकी liquidity भी ज़्यादा होती है because ये within 1 year जो है इनकी payment होनी होती है. That is why there is higher degree of liquidity and these investments are safe. सेफ़ इसलिए होती है क्योंकि इनमें डिफ़ॉल्ट रिस्क बहुत ज़्यादा कम होता है. ये मेनली जो हायर लेवल की अथॉरिटीज़ होती है, फॉर एग्जांपल दे आर इशूड बाय मेनली पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं, दे आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, और वी कैन से स्टेट गवर्नमेंट और म्यूचुअल फंड्स. तो ये जितनी भी ये जो भी पार्टीज़ होती है जो इन इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करती है, दे आर वेरी लार्ज, क्रेडिट वर्थीनेस इनकी बहुत ज़्यादा होती है. सो दैट इज़ वाई रिस्क बहुत कम होता है कि रीपेमेंट नहीं होएगी, जो हमने इन्वेस्टमेंट की है उस पर हमें रीपेमेंट नहीं मिलेगी, तो इसका रिस्क बहुत कम होता है. सो दे आर वेरी सेफ. फॉर एग्जाम्पल लाइक कमर्शियल बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ट्रेजरी बिल्स, तो ये जितने भी हमारी जो सिक्योरिटीज़ होती है विच आर फॉर शॉर्ट टर्म, दे कम अंडर मनी मार्केट. लिक्विडिटी इनमें ज़्यादा होती है एंड दे आर सेफ, बट दे इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. So types of money market instruments are, firstly there is call money. Call money is the short term finance that is repayable on demand and it has maturity from 1 day to 15 days. Call money कौन सा होता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंस जिसको हमें जब इसकी डिमांड की जाए तो इसको रीपे करना पड़ता है. मेनली जो ये कॉल मनी होता है ये एक बैंक दूसरे बैंक से ही लोन पे लेता है. दैट मीन्स कॉल मनी लोन अमाउंट. सो इसकी मैच्योरिटी पीरियड क्या होती है? विद इन 1 day, ईदर 1 day के अंदर अंदर ही अमाउंट हमें रिटर्न करना पड़ता है, और इट कैन वेरी टू 15 days. तो 1 to 15 days इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है. इट इज़ रीपेबल ऑन डिमांड. मैच्योरिटी पीरियड फिक्स्ड नहीं होता. मीन्स जब दूसरे बैंक जिसने मनी दिया है जब वो डिमांड करेगा रीपेमेंट की तो बैंक को उसको मनी जो है वो रीपे करना पड़ेगा. सो द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन कॉल मनी इज़ नोन एज कॉल रेट. तो कॉल रेट मेनली क्या होता है कि जो हमने ये मनी बोरो किया है, कॉल मनी एक बैंक ने दूसरे बैंक से बोरो किया है, तो उनको इस पर कुछ इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है. अगर 1 day के लिए बोरो किया है तो 1 day का रेट ऑफ इंटरेस्ट होएगा, और इट डिपेंड्स. तो ये इंटरेस्ट रेट को हम क्या कहते हैं? कॉल रेट. एंड ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है. दैट मीन्स इसका रेट बहुत जल्दी वेरी करता है, लाइक आवर्स टू आवर डिपेंड करता है इसकी डिमांड पे. तो ये इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड नहीं होता, बहुत वॉलेटाइल, बहुत चेंजेस होते रहते हैं इसमें. एंड मेनली ये कॉल मनी की नीड क्यों पड़ती है बैंक्स को? बिकॉज all the banks are asked to maintain a particular cash reserve ratio that is known as CRR. तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंक्स को डिमांड करता है कि कुछ उनको अपने जो कैश जो उनके पास है, जो उनके पास इनफ्लो है, उसका कुछ पोर्शन उनको एज अ रिज़र्व रखना है, मिनिमम रिज़र्व. तो वो कैश रिज़र्व रेशियो जो है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया चेंज करता रहता है. तो उस रेशियो, फिक्स्ड रेशियो को मीट करने के लिए बैंक रिक्वायर दिस कॉल मनी. सो this was all about call money. Next thing is treasury bill. Treasury bill अब mainly क्या होते हैं? Treasury bill are also short term securities instruments that is issued by Reserve Bank of India on the behalf of central government. Treasury bills को Reserve Bank of India issue करता है central government के बिहाफ पे. एंड ट्रेजरी बिल्स आर ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स. जीरो कूपन बॉन्ड्स का मीनिंग क्या होता है? देर इज़ नो इंटरेस्ट रेट चार्ज ऑन ट्रेजरी बिल्स. दैट मीन्स कि जो ये इशू होते हैं, जब हम ट्रेजरी बिल्स को इशू करते हैं तो वी इशू दैम ऑन डिस्काउंट. दैट मीन्स सपोज उनकी पार वैल्यू जो है दैट इज़ ₹100, बट हम उनको जब इशू कर रहे हैं तो वी आर इशूइंग दैम ऑन डिस्काउंट दैट इज़ ₹80. नाउ इशूइंग डिस्काउंट पे हुई है, बट जब उनकी रिडेम्पशन होएगी दैट मीन्स जो उनकी रीपेमेंट होएगी दैट विल बी एट पार वैल्यू. दैट मीन्स ₹100 पे ही उनकी रीपेमेंट होएगी. सो जो ये डिफरेंस था
इशूइंग वैल्यू में और रिडम्पशन वैल्यू में दैट इज़ 20 रुपीज़ और जितना भी डिफरेंस था ये उनके लिए प्रॉफिट हो गया जो ट्रेजरी बिल्स को बाय करते हैं, जो ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करते हैं। इन पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता लेंडर को, बट इसमें क्या मेन प्रॉफिट होता है, इनको ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स हम कहते हैं बिकॉज इंटरेस्ट रेट नहीं होता, बट ये इशू डिस्काउंट पे होते हैं, उनको कम रेट पे बाय करना पड़ता है, लेकिन जब उनको रीपेमेंट होती है तो उनको पार वैल्यू पे होती है। तो ये डिफरेंस बिटवीन issuing value and redemption value is the main profit for the treasury bill holders. So these are negotiable instruments and freely transferable. अगर मैंने सपोज लिया है ट्रेजरी बिल्स तो मैं आगे किसी को फ्रीली ट्रांसफ़र भी कर सकती हूँ, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट, एंड दे आर अवेलेबल फॉर द मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000 रुपीज़। इनमें अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इसके लिए मिनिमम कितना अमाउंट चाहिए, 25,000 रुपीज़ से इनकी स्टार्टिंग होती है। So next is commercial bills. Commercial bills also known as bills of exchange that we have studied कि जो भी बिजनेस फर्म्स होते हैं और अदर फर्म्स दे सेल देयर गुड्स ऑन क्रेडिट। तो जब क्रेडिट पे वो सेल करते हैं तो वो क्या ड्रॉ कर देते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो ड्रॉ कर देते हैं, एंड ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो सामने वाली जो बायर है पार्टी है वो एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज को वो जाके सेलर जो है अगर उसको बिफोर हैंड मनी की नीड है, वो 3 मंथ्स तक वेट नहीं कर सकता, तो दे कैन गो टू बैंक और वो कैश डिस्काउंट करवा सकते हैं आफ्टर पेइंग सम चार्जेस। सो मेनली दिस इज़ द फंक्शन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एंड ये मेनली क्यों कंपनीज इसका यूज़ करती हैं, अपनी जो फाइनेंशियल कैपिटल है, जो वर्किंग कैपिटल की नीड्स हैं उनको मीट करने के लिए मेनली दे इशू दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज और कमर्शियल बिल। नेक्स्ट थिंग इज इनकी जो मेच्योरिटी होती है वी नो दैट इज 3 months पीरियड, एंड विद ग्रेस पीरियड जो अलाउड होता है वी कंसिडर दैट ऑल्सो। Then next is commercial paper. Commercial paper is the instrument which is issued by large and credit worthiness जिनकी ज़्यादा होती है वो कंपनीज इनको इशू करती हैं अपनी शॉर्ट टर्म फंड्स के जो नीड्स हैं उनको फिलफिल करने के लिए, एंड लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो कमर्शियल पेपर्स इशू किए जाते हैं इन पे लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो जो ये लार्ज और क्रेडिट वर्थिनेस जिन कंपनीज की ज़्यादा होती है वो इन सिक्योरिटीज़ को इशू करती हैं कि अपनी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल नीड्स है, वर्किंग कैपिटल नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए। सो इट इज़ एन अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल प्रॉमिसरी नोट। अनसिक्योर्ड मीन्स यहाँ पे सिक्योरिटी कम होती है बिकॉज ये कंपनीज इशू कर रही हैं, एंड दिस इज प्रॉमिसरी नोट, दैट मीन्स कि एक प्रॉमिस होता है एक डॉक्यूमेंट पे कि दे विल पे द अमाउंट टू द लेंडर, बट सिक्योरिटी इसमें कम होती है, दे आर नॉट सिक्योर्ड और बैक्ड अप बाय एनी RBI और एनी अदर वन, ये कंपनीज ही इशू करती हैं, एंड ये नेगोशिएबल होती है, दैट मीन्स ट्रांसफरेबल होती है। सो दे हैव मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 15 days to 1 year। इनका मेच्योरिटी पीरियड लाई करता है कि 15 days to 1 year, विद इन 1 year होनी हो, और 15 days के बाद इनकी रीपेमेंट जो है वो लाइबिलिटी जो है वो रेज हो जाती है। दे आर ऑल्सो नोन एज ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स बिकॉज इन पे भी कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता। मेनली प्रॉफिट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन दी इशूड वैल्यू एंड रिडेम्पशन वैल्यू। दे आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग हम इसको क्यों कहते हैं, बिकॉज कंपनी की जो भी कंपनी की जो भी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है शेयर्स को इशू करने के लिए या सिक्योरिटीज़ को रेस करने के लिए, तो कंपनी वो फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट करने के लिए कमर्शियल पेपर जो है वो इशू करती है। दैट मीन्स कि शॉर्ट टर्म फंड्स जो होते हैं अपने उनको इशू करने, उनको रेस करने के लिए कंपनी क्या करती है, इसका कमर्शियल पेपर्स को इशू करती है टू मीट देयर फ्लोटेशन कॉस्ट। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग, दिस कंसेप्ट इज नोन एज। लास्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। नाउ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इज शॉर्ट टर्म, नेगोशिएबल and unsecured instruments that are issued by commercial banks or other financial institutions. तो ये short term होते हैं, as we know money market instruments are short term, they are negotiable and they are unsecured instruments जिनको कौन issue कर रहा है, commercial banks और other financial institutions. They are being issued to individuals, corporations और companies. ये mainly किस चीज़ में help करता है, जब भी किसी company या किसी individual या organization को फंड्स की नीड है, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स की नीड है फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो ये उनको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जो होते हैं वो इशू कर देता है। सो ये मेनली कौन इशू करता है, दीज आर इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस।
तो दे आर इशूड टू इंडिविजुअल्स, कंपनीज और कॉर्पोरेशंस। जब भी कमर्शियल बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फंड्स की नीड होती है तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू कर दिए जाते हैं जो लार्ज कंपनीज होती है उनको, सो दैट कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जनरेट कर सके विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। देन नेक्स्ट इज कैपिटल मार्केट। we have covered money market and its instrument. Now we'll cover capital market and its types and instruments. So in capital market mainly we have the instruments or investment instruments for medium term or long term, that means जिनकी maturity 1 year से ज़्यादा होती है. In case of short term money market instruments उनकी maturity period जो था that was less than 1 year. So example like shares and debentures that are long term for the long term purpose, इनकी जो payment obligation होती है that arises after a long period, इनकी maturity period जो होता है वो long period के बाद ये mature होती है और repayment होती है इनकी. So इसके participants mainly कौन होते हैं? उसके participants थे like Reserve Bank of India, state government, commercial banks etc. In this participants are corporate entities, stock exchange, commercial banks and foreign investors. Corporate entities means companies issue कर सकती हैं, stock exchanges में participate करते हैं, commercial banks भी issue कर सकते हैं इनको, and foreign investors अगर हैं जो foreign की investments हमारी country में आ रही हैं तो वो भी participate कर सकती हैं in this capital market. सो इसमें हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल की नीड नहीं होती है. लाइक शेयर्स की वैल्यू मिनिमम शेयर्स की वैल्यू 10 रुपीज़ होती है तो पर्सन कैन बाय 10 शेयर्स फॉर 10 रुपीज़, सो 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट होती है. सो देयर इज़ नो सच फिक्स्ड अमाउंट और ह्यूज इन्वेस्टमेंट की नीड यहाँ पे नहीं होती. बट लिक्विडिटी इज़ लेस इन दिस केस बिकॉज 1 ईयर में ये कन्वर्ट नहीं होते, 1 ईयर में इनकी रीपेमेंट नहीं होती, इनका मेच्योरिटी पीरियड लॉन्ग होता है तो इनकैशेबिलिटी इनकी कम होती है, लिक्विडिटी इज़ लेस एंड ऑल्सो दे आर रिस्क जो होता है इनमें ज़्यादा होता है. ये लेस सेफ होती हैं बिकॉज रीपेमेंट की जो लाइबिलिटी होती है वो इतनी श्योरिटी नहीं होती बिकॉज जो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं दे आर नॉट लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एनी अदर पार्टीज़. सो यहाँ पे रीपेमेंट होगी या नहीं होगी इसकी जो एश्योरेंस होती है दैट इज़ लेस. So capital market is of further it is categorized under 2 categories, that is primary market and secondary market. Now what is primary market? प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे जो भी सिक्योरिटीज़ हैं दे आर बीइंग इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय अ न्यू कंपनी. न्यू कंपनी सिक्योरिटी को इशू कर रही है और एग्जिस्टिंग कंपनी इशू कर रही है बट न्यू सिक्योरिटीज. सो इसमें 2 केसेस होते हैं प्राइमरी मार्केट में, दैट इज ईदर न्यू कंपनी इज इशूइंग द सिक्योरिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मार्केट और एग्जिस्टिंग कंपनी न्यू शेयर्स या न्यू सिक्योरिटीज़ को इशू कर रही है फॉर दी फर्स्ट टाइम इन दी मार्केट. सो प्राइमरी मार्केट में मेनली क्या होता है कि जब न्यू शेयर्स न्यू सिक्योरिटीज़ का इशू होता है तो प्राइमरी मार्केट में फर्दर हम अपनी सिक्योरिटीज़ या इन्वेस्टमेंट्स को सेल नहीं कर सकते हैं. ओनली बाइंग फंक्शन इज़ देयर इन प्राइमरी मार्केट एंड प्राइमरी मार्केट में हमारा मेन ईदर वी कैन बाय दी फंड्स डायरेक्टली और वी कैन टेक हेल्प ऑफ दी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. तो दोनों के थ्रू होती है. एंड जो हमारी प्राइमरी मार्केट होती है देयर इज़ नो फिक्स्ड लोकेशन फॉर प्राइमरी मार्केट्स. कोई भी इसके लिए फिक्स्ड जोग्राफिकल लोकेशन नहीं होती है. एंड इट प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन कैसे प्रमोट करती है? ये सेवर्स जिनके पास सरप्लस फंड्स हैं उनसे फंड्स किसको ट्रांसफ़र कर देती है जिनको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो इससे क्या होती है? कैपिटल फॉर्म होती है. दैट मीन्स अगर वो जो मनी है जो सेवर्स के पास है अगर वो उनके घर पे ही सेव रहे तो वो मनी कहीं पे भी यूटिलाइज नहीं हो रहा. बट इफ़ दे आर ट्रांसफरिंग दैट मनी टू दोज हु कैन इन्वेस्ट दैट इन सम यूजफुल अवेन्यूज़ एंड इससे क्या होएगा कि इकोनॉमी में बेनिफिट होएगा कि जब वो मनी यूजफुल अवेन्यूज़ और पे इन्वेस्ट हो रहा है तो उससे रिटर्न जनरेट होएगा जिससे इकोनॉमी में भी हमारी कैपिटल फॉर्म होएगी एंड कंटिन्यूसली इसी वे में कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यूस रहेगी. सो ये डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन को असिस्ट करता है एंड इसकी कोई फिक्स्ड लोकेशन जोग्राफिकल लोकेशन नहीं होती है. सो प्राइमरी मार्केट
में मेनली कैसे कैटेगरीज होती है कि शेयर जो इश्यूज होते हैं, जो सिक्योरिटीज़ इशू होते हैं, तो वो किस मीडियम के थ्रू होते हैं, क्या कैटेगरीज होती है। तो देर आर 5 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी इज ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। Offer through prospectus. This is the most common category for issuing the shares. इसमें मेनली क्या होता है कि कंपनी लाइक सब्सक्रिप्शंस को इनवाइट करती है, पर्सन्स को इनवाइट करती है जिनके पास सरप्लस फंड्स हैं कि वो उनकी कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करें, उनको इनविटेशन देती है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस मेनली क्या होता है कि कोई भी नोटिस या सर्कुलर जिसमें कंपनी ने अपनी सारी डिटेल्स दे दी हुई है, अपने बारे में इंफॉर्मेशन दी है, एंड जो वो सिक्योरिटीज़ इशू कर रहे हैं उसके बारे में कंपनी ने इंफॉर्मेशन दे दी हुई है। तो प्रॉस्पेक्टस जो होता है ये एडवर्टीजमेंट होती है जो कि पब्लिश की जाती है न्यूज़पेपर पे या कहीं भी और मीडियम पे, जिससे पर्सनस को अवेयर किया जाए कि कंपनी जो है वो सिक्योरिटीज़ को इशू कर रही है, एंड ये डिटेल्स जो होती है वो सिक्योरिटीज़ के बारे में वो सप्लाई कर देते हैं। तो जो ये कंटेंट ऑफ प्रॉस्पेक्टस होते हैं दे मस्ट बी अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। कि कंपनीज एक्ट ने डिसाइड किया हुआ है कि प्रॉस्पेक्टस में क्या क्या होना चाहिए, तो वो कंटेंट्स जो हैं वो एज पर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। देन नेक्स्ट इज ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस के बाद नेक्स्ट मेथड होता है ऑफर फॉर सेल। इन ऑफर फॉर सेल कंपनीज क्या करती हैं, डायरेक्टली पब्लिक को फंड्स ना इशू करके, जो भी फंड्स होते हैं वो जो भी सिक्योरिटीज़ होती है वो डायरेक्टली पब्लिक को ना इशू करके वो लाइक एक मिडल मैन को दे देती हैं, ब्रोकर वी कैन से, कि ब्रोकर को वो लमसम में सारी जो सिक्योरिटीज़ होती है वो इशू कर देती हैं एंड मनी अमाउंट ले लेती हैं। देन ब्रोकर विल हैव टू इशू दी सिक्योरिटीज़ टू दी पब्लिक। तो ये ऑफर फॉर सेल में कैसे वो वर्क करते हैं, इंटरमीडियरी के थ्रू, डायरेक्टली पब्लिक से ना डील करके, दे डील विद द मिडल मैन और द ब्रोकर। देन नेक्स्ट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है कि जो कंपनीज होती है वो सिक्योरिटीज़ को इशू करती हैं बट सिलेक्टिवली। जो लार्ज इंस्टीट्यूशंस होती हैं, अच्छी कंपनीज होती हैं एंड सिलेक्टिव इंडिविजुअल्स को ही सिक्योरिटीज़ इशू करती हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट का कंपनी तो प्राइवेट प्लेसमेंट को यूज़ करती है जब कंपनी के पास इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं होती है, दैट मीन्स कि वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पब्लिक इशू को, लाइक प्रॉस्पेक्टस इशू करवाना, एडवर्टीजमेंट रन करवाना, दे कांट अफोर्ड सो मच इन्वेस्टमेंट। सो देन कंपनी विल प्रेफर प्राइवेट प्लेसमेंट कि वो कुछ सिलेक्टिव इंडिविजुअल्स को सिक्योरिटी इशू करे, कुछ लार्ज इंस्टीट्यूशंस को सिक्योरिटी इशू करे, जिससे उनको बहुत ह्यूज अमाउंट जो है वो जनरेट हो। सो इट इज़ लेस एक्सपेंसिव बिकॉज यहाँ पे एफर्ट्स नहीं होते हैं इतने, लाइक प्रॉस्पेक्टस इशू करना एंड ऑल दिस इज़ नॉट देयर। देन फोर्थ टाइप इज राइट इशू। राइट इशू मीन्स कि यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको एक स्पेशल प्रिविलेज मिलती है दैट जो भी कंपनी न्यू इशू शेयर्स को, न्यू सिक्योरिटीज़ को इशू कर रही है तो उनको प्रिविलेज मिलती है, उनको फर्स्ट राइट मिलती है कि वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स उन न्यू शेयर्स को भी बाय कर सकते हैं इन प्रपोर्शन ऑफ शेयर्स दे आर ऑलरेडी हैविंग। दैट मीन्स कि पहले राइट शेयर्स के केस में क्या होता है कि जो कंपनी न्यू शेयर्स इशू कर रही है उसका फर्स्ट ऑप्शन कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है बाय करने का। इफ़ दे आर नॉट विलिंग टू बाय और वो नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, देन कंपनी विल गो टू दी अदर जनरल पब्लिक। सो इस केस में राइट किसको, कितने न्यू इश्यूज़ का कितना प्रपोर्शन मिलेगा किस शेयर होल्डर को, वो डिपेंड करता है कि उनके एग्जिस्टिंग शेयर्स किस प्रपोर्शन में है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस राइट इशू। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने जो न्यू शेयर्स इशू करने थे देवर ऑफ 6,000 न्यू शेयर्स कंपनी ने इशू किए एंड देवर राइट इशू, अंडर राइट इशू, एंड कंपनी इज हैविंग 2 शेयर होल्डर्स A एंड B। सो दे आर, A के पास कितने शेयर्स है ऑलरेडी, A and B are having shares in amount 4,000 A के पास है एंड सपोज 2,000 जो शेयर्स हैं, सपोज A is having 8,000 shares and B is having 4,000 shares.